Good morning, students, and my dear friends. I'm Dr. Shalini Shukla, and today is 5th of April 2022, Tuesday. Motivation of the day is everything you have ever wanted is on the other side of fear. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let's start with article number 1 given on page number 6 of Business Standard. Trade deficit widens to $192 billion in financial year 22, imports at record high. कल के न्यूज़ एनालिसिस में हमने डिस्कस किया कि इंडिया ने एक्सपोर्ट के टर्म्स में रिकॉर्ड अचीव किया फॉर फाइनेंशियल ईयर 22 एंड एज पर द रीसेंट डेटा इंडिया ट्रेड डेफिसिट has also widened to $192 billion in financial year 22. So with the increase in export, there is a tremendous increase in import we can see in terms of international trade. And because of the increase in the crude oil prices, पेट्रोलियम शिपमेंट के प्राइसेस, क्रूड ऑयल प्राइसेस के वजह से जो हमारा इम्पोर्ट बिल है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है इस फाइनेंशियल ईयर में. अगर हम इम्पोर्ट शिपमेंट की कॉस्ट देखें, वैल्यू ऑफ इनबाउंड पेट्रोलियम शिपमेंट नियरली डबल्ड एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर. पिछले साल के कंपैरिजन में जो इनबाउंड पेट्रोलियम शिपमेंट्स हैं उनकी वैल्यू जस्ट डबल हो गई है. एंड बिकॉज ऑफ दिस इम्पोर्ट्स हिट अ रिकॉर्ड हाई ऑफ $610 बिलियन. अभी रिसेंटली हमने 2-3 न्यूज़ एनालिसिस में डिस्कस किया कि इंडिया ने 418 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट रिकॉर्ड अचीव किया है. उसके कंपैरिजन में इंडिया ने 610 बिलियन का import रजिस्टर्ड किया है. एंड बिकॉज ऑफ दिस देयर इज अ ह्यूज ट्रेड डेफिसिट दैट इंडियन इकोनॉमी इज सीइंग इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. तो अप्रॉक्सीमेटली 192 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट देखने को मिला फाइनेंशियल ईयर 22 में. तो रशिया यूक्रेन जो क्राइसिस हो रही है उसका इम्पैक्ट सीधे सीधे इंडिया के इंपोर्ट्स बिल में हमें देखने को मिला. 94.33% तक जंप किया है इंपोर्ट पेट्रोलियम इंपोर्ट्स वैल्यू, मोर स्पेसिफिकली पेट्रोलियम इंपोर्ट्स वैल्यू. एंड दैट ऑल बिकॉज ऑफ द ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइस इंक्रीज रिजल्टेड और बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन क्राइसिस. और फाइनेंशियल ईयर 22 में अप्रॉक्सीमेटली 26% शेयर रहा पेट्रोलियम के इंपोर्ट का. आउट ऑफ द ओवरऑल इंपोर्ट बिल 26% कॉन्स्टिट्यूट किया पेट्रोलियम इंपोर्ट्स ने. हम बोल सकते हैं इनबाउंड पेट्रोलियम शिपमेंट्स एज पर द प्रिलिमिनरी डेटा रिलीज्ड बाय कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री. इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक गुड्स और गोल्ड में भी इंक्रीज देखने को मिला. सो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एंड गोल्ड ग्रू बाय थर्ड एंड रिजल्टेड इन वाइडनिंग ऑफ द ट्रेड डेफिसिट. तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, गोल्ड, ये 3 कमोडिटीज़ ऐसी रही जिन्होंने मेजरली इस बार का ट्रेड डेफिसिट लीड किया, या हम बोल सकते हैं इम्पोर्ट बिल लीड किया. द वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड विटनेस 40% ग्रोथ रेट. वी हैव डिस्कस नंबर ऑफ टाइम. और इस फाइनेंशियल ईयर में इंडिया ने 418 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट ग्रोथ रजिस्टर्ड किया, जबकि गवर्नमेंट ने 5% का ग्रोथ टारगेट रखा था इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट. उसके अगेंस्ट इंडिया ने 40% का ग्रोथ रजिस्टर किया. दैट इज मेनली ड्रिवन बाय द हाई डिमांड फॉर इंजीनियरिंग गुड्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जेम्स एंड ज्वेलरी. तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का इम्पैक्ट हमें एक्सपोर्ट के केस में भी देखने को मिल रहा है. तो जो इन्फ्लेशनरी ट्रेंड देखने को मिल रहा है, हम कहते हैं जो इंक्रीज्ड वैल्यू दिख रही है, चाहे वो एक्सपोर्ट हो चाहे वो इम्पोर्ट हो, उसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और पेट्रोलियम शिपमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. क्रूड ऑयल प्राइसेस जिस तरह से बढ़ रहे हैं रशिया इन्वेजन ऑफ यूक्रेन की वजह से, उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट हमें इंडिया के बैलेंस ऑफ पेमेंट, ट्रेड डेफिसिट और इंटरनेशनल बिजनेस में देखने को मिल रहा है. सो दिस इज द इम्पोर्ट वर्सेस एक्सपोर्ट ग्राफ इन टर्म्स ऑफ वैल्यू. फिगर is given in the bracket. This orange line indicates the graph increase or trend of import, and this black line indicates the trend in terms of export. तो import के केस में 59.07% का increase देखने को मिला है
वही एक्सपोर्ट के केस में 40.38% का इंक्रीज देखने को मिला है इनटू फाइनेंशियल ईयर 22 एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ मर्केंटाइज ट्रेड। एक्सपोर्ट कितना हुआ, इंपोर्ट कितना हुआ, डेफिसिट कितना रहा from April 21 to March 21, from April 20 to March 21, from April 2019 to March 2020। तो लास्ट 3 ईयर का डेटा ये दिया हुआ है। यू कैन जस्ट हैव द glimpse of it in order to understand what is happening since last 3 years in Indian economy, especially in terms of international trade, and this is the percentage growth since last 2 years इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट, इन टर्म्स ऑफ इम्पोर्ट। तो एक्सपोर्ट में पिछले साल 33% की ग्रोथ देखने को मिली थी और 28% की ग्रोथ इम्पोर्ट के केस में देखने को मिली थी फाइनेंशियल ईयर 2020 में। और फाइनेंशियल ईयर 21 में यही ग्रोथ 43% और 54% थी। और फाइनेंशियल ईयर 22 में ये थोड़ा सा डिक्रीज होकर के 59 और 40% तक पहुंच गई। तो हम देख सकते हैं, अगर हम इंपोर्ट को क्लियरली देखें तो इंपोर्ट हमारा ईयर बाय ईयर इंक्रीज हो रहा है। हालांकि एक्सपोर्ट में हमें थोड़ा सा फ्लक्चुएशन देखने को मिला है। पिछले साल जो हमारा एक्सपोर्ट था वो 43.18% से इंक्रीज किया था, इस बार 40%। तो इस बार थोड़ा डिक्रीज एक्सपोर्ट के केस में देखने को मिल रहा है। मगर अगर हम इंपोर्ट्स की बात करें तो 2020 में इट वॉज 28%, 21 में फाइनेंशियल ईयर 21 में इट वॉज 54.79% और फाइनेंशियल ईयर 22 में इट इज़ 59.07%। तो इम्पोर्ट जो है वो हमारा कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है और इसका सीधा रीज़न यही है कि जिस तरह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं उसका रिफ्लेक्शन सीधा सीधा हमें इंडियन इकोनॉमी के इंपोर्ट्स बिल में देखने को मिल रहा है। इसके अलावा एक्सपोर्ट से रिलेटेड एक और न्यूज़ थी जो कि पेज नंबर 6 पर ही दी हुई थी, उसको भी हम यही डिस्कस करेंगे। इंडियाज़ एक्सपोर्ट बूम मिरर्स एशियन सर्च। रिसेंटली इंडिया ने जो रिकॉर्ड ब्रेक किया है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट, ये ट्रेंड हमें एशिया के अदर कंट्रीज में देखने को भी मिल रहा है। एज पर द रीसेंट डेटा पब्लिश्ड बाय और गिवन बाय WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम ये डेटा देखें तो ये जो इंक्रीज एक्सपोर्ट में दिख रहा है दैट इज नॉट द पेक्यूलियर ट्रेंड एसोसिएटेड विद इंडिया। ये हमें जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, जो अदर मेजर एशियन इकोनॉमीज हैं उनमें भी यही सिमिलर ट्रेंड देखने को मिला है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट। सो वियतनाम, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, जापान all have export numbers that are near or at their highest in at least a decade। तो इंडिया ने जो पिछले साल 33% और इस साल 43.18% का एक्सपोर्ट ग्रोथ रजिस्टर किया है, यही सेम ट्रेंड हमें जापान के केस में, साउथ कोरिया और अदर मेजर साउथ एशियन जो इकोनॉमीज़ हैं उनके केस में देखने को मिल रहा है। अगर हम जापान की बात करें, जापान एक्सपोर्ट वर अप्रॉक्सीमेटली $755 बिलियन in 12 month rolling in terms in January or within 10% of its 10-year record, that is $840 trillion achieved in May 2012। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया की कुछ इंटरनल पॉलिसी या पॉलिसी इंपरेटिव की वजह से ये जो सर्ज है ये देखने को मिला है। दिस इज अ जनरल ट्रेंड इन एशियन इकोनॉमीज। हाउएवर इंडिया बिकॉज ऑफ पॉलिसी सपोर्ट्स विल has been enabled to tap this opportunity। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 that is given on page number 6 of Business Standard। Manufacturing output moderates in March as per the recent data released by S&P Global। अब चूंकि फाइनेंशियल ईयर 22 एंड हो गया है मार्च से, तो बहुत सारी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज हैं, दे आर एक्चुअली रिलीजिंग द डेटा एंड एज पर द रीसेंट डेटा रिलीज्ड बाय S&P, कंट्री की जो मैन्युफैक्चरिंग, कंट्री हेयर मीन्स इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है वो डाउन हुई है, वो मॉडरेट हुई है। तो मार्च का जो डेटा है वो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि बिकॉज ऑफ द फ्यूअर न्यू ऑर्डर्स एंड डिक्रीज इन प्रोडक्शन एक्सपेंशन देयर इज अ डेक्लाइन और देयर इज अ मॉडरेशन इन कंट्रीज मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। हम सभी को पता है, कई बार हम डिस्कस भी कर चुके हैं, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स PMI मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के केस में और सर्विस सेक्टर के केस में। PMI इज़ अ इंडेक्स दैट इज़ पब्लिश्ड बाय वन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और जिसको 1 to 100 की स्केल पर मेजर किया
अगर 50 से ऊपर का पीएमआई है तो दैट इंडिकेट्स अ एक्सपेंशन, की मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विस सेक्टर हो उसमें एक्सपेंशन हो रहा है। और अगर 50 से कम का इंडाइसेस है तो दैट इंडिकेट्स द कॉन्ट्रैक्शन। तो दो पीएमआई पब्लिश होती है, एक मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और एक सर्विस पीएमआई। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई रिफ्लेक्ट्स द मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज इन द कंट्री, whereas service PMI reflects the service activities in the इकोनॉमी। तो 50 जो है वो मिड पॉइंट है, 50 से ऊपर एक्सपेंशन और 50 से नीचे कॉन्ट्रैक्शन। एंड एज पर S&P ग्लोबल इंडिया मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है या मर्केंटाइज परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है, वो फरवरी के मंथ में 54.9% था, जो कि मार्च में डिक्रीज होकर के 54.0% रह गया। इट मीन्स देर इज अ मॉडरेशन इन टर्म्स ऑफ 0.9%। सो 0.9% का मॉडरेशन देखने को मिला। और उसका सीधा रीजन जो S&P ने दिया है वो ये है कि जो प्रोडक्शन एक्सपेंशन है वो डिक्रीज हुआ है, कंपनीज को नए ऑर्डर्स नहीं मिले हैं, कम नए ऑर्डर्स मिले हैं। इसके अलावा जो एक्सपोर्ट्स के नए एक्सपोर्ट्स के ऑर्डर हैं वो भी डिक्लाइन हुए हैं। एंड बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर देयर इज अ डिक्लाइन इन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन द मंथ ऑफ मार्च। इसके अलावा इन्फ्लेशन और जिस तरह से इनपुट कॉस्ट इंक्रीज हो रही है बिकॉज ऑफ द ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्शन, जिस तरह से ग्लोबल कमोडिटीज़ के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, ये दो फैक्टर्स भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स रहे जिन्होंने इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स को डाउन किया। एंड देयर हैज़ बीन येट अनदर इंक्रीज इन input prices at the end of financial year with chemical, energy, fabric, foodstuff, metal costs reported higher than फरवरी के कंपैरिजन में केमिकल, एनर्जी, फैब्रिक, फूड स्टफ, मेटल, इन सब की कॉस्ट मार्च के मंथ में ज़्यादा इंक्रीज हुई है, जिसकी वजह से कंपनीज को नए ऑर्डर नहीं मिले, एक्सपोर्टर्स को नए ऑर्डर नहीं मिले, कंपनीज ने प्रोडक्शन एक्सपेंशन नहीं किया क्योंकि उनको नए ऑर्डर्स की ज़रूरत नहीं थी, प्रोडक्शन नहीं हुआ, जिसकी वजह से जो मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के केस में, दैट हैज़ बीन डिग्रेडेड फ्रॉम 54.9% टू 54.0%। सो ओवरऑल इन्फ्लेशन, सप्लाई चेन डिसरप्शन, इन सब की वजह से इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स रहा वो डाउन रहा इन द मंथ ऑफ मार्च। दिस इज द सेंटिमेंट्स हिट इन पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग। हम क्लियरली देख सकते हैं जनवरी 20 से लेकर के मार्च 2022 तक, यानी लास्ट 2 ईयर्स का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई जो है वो ग्राफ पे प्रेजेंट किया गया है, कैसे उसमें फ्लक्चुएशन देखने को मिला। ये जो शार्पेस्ट फ्लक्चुएशन देखने को मिला है दैट वाज ड्यूरिंग द फर्स्ट वेव ऑफ कोविड। इसके बाद हालांकि रिकवरी शार्प रही, लेकिन अभी फिर फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहे हैं बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ इंटरनेशनल इश्यूज। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 13 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। क्रिमिनल प्रोसीजर बिल गेट्स लोकसभा अप्रूवल। So after lots of hue and cry, the criminal procedure bill और criminal procedure identification bill, अगर इसको पूरा बोलें तो ये लोकसभा में पास हो चुका है। लोकसभा ऑन मंडे पास द क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल, and this bill will replace the Identification of the Prisoner Act 1920। तो ये आप याद रखेंगे, जो नया क्रिमिनल प्रोसीजर बिल आया है, क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल, ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रिजनर एक्ट 1920 को रिप्लेस करेगा। एंड एज पर द न्यू बिल देयर can be the measurement of convicts and other person for the purpose of identification and investigation in criminal matter। तो individuals के DNA sample और personal measurements अब लिए जा सकेंगे as per the new bill, and उनको उसका data भी store किया जा सकेगा for investigation purpose, for identification पर्पस। हालांकि इस बिल को जितनी भी अपोजिशन पार्टीज हैं देवर कॉलिंग द ड्रैकोनियन लॉ, और बहुत ज़्यादा अपोजिशन देखने को मिला, बट एज वी ऑल नो द यूनियन गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल। तो फाइनली ये बिल पास हो चुका है
और गवर्नमेंट का ये कहना है कि दिस बिल हैज़ बीन ब्रॉट टू इंश्योर दैट द पुलिस इन्वेस्टिगेटर्स रिमेन्स 2 स्टेप अहेड ऑफ द क्रिमिनल्स। उनका ये कहना है कि अगर डेटा हमारे पास पहले से ही रहेगा क्रिमिनल्स का, बायोलॉजिकल डेटा, उनके मेजरमेंट्स, तो इट विल बी हेल्प फॉर द इन्वेस्टिगेटर्स एंड पुलिस टू इन्वेस्टिगेट द मैटर्स एंड आइडेंटिफाई द क्रिमिनल्स। तो क्राइम होने से पहले ही अगर सफिशिएंट डेटा अवेलेबल है तो जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो 2 स्टेप ज़्यादा आगे रहेंगी क्रिमिनल से, एंड देयर शुड बी नो एप्रीहेंशन एज पर द गवर्नमेंट। क्योंकि जो नेक्स्ट जनरेशन क्राइम्स हैं, अगर हम क्राइम्स को देखें तो क्राइम्स की भी टेंडेंसी चेंज हो रही है एज पर द टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, एज पर द इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। तो उसके हिसाब से क्राइम की टेंडेंसी, डिग्री, इंटेंसिटी, मेथड सब चेंज हो रहा है। एज if the next generation's crimes are getting changed, so we have to change our criminal justice system to the next era, ये गवर्नमेंट का कहना है। हालांकि यहाँ पर अपोजिशन का जो कंसर्न था वो ये था कि दिस बिल इज़ अ ड्रकोनियन बिल, इट विल एक्चुअली हैम्पर्स द प्राइवेसी ऑफ इंडिविजुअल्स एज वेल एज द डेटा दैट हैज़ बीन कलेक्टेड थ्रू दिस क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल दैट कैन बी मिस यूज एज वेल। तो अपोजिशन का ये कहना था कि देयर शुड बी अ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी टू इंश्योर स्ट्रॉन्गर सेफ गार्ड टू प्रिवेंट द मिस यूज ऑफ दिस पर्टिकुलर बिल, क्योंकि कहीं ना कहीं प्राइवेसी और इंडिविजुअल राइट्स को हैम्पर करता है, ह्यूमन राइट्स को हैम्पर करता है या इनक्रोच करता है ये बिल एज पर द अपोजिशन। बट फिलहाल के लिए ये बिल पास हो चुका है और गवर्नमेंट का कहना है कि जो भी मेजरमेंट्स की बात यहाँ पर करी गई है दैट इज़ जस्ट सिंपली टू प्रिवेंट, जस्ट सिंपली टू एक्चुअली identify the criminal and can be used as a preventive detention, can be used for preventive detention। इसका कोई भी मिसयूज नहीं किया जाएगा। इसके अलावा पार्लियामेंट में अदर मेजर डिसीजंस भी हुए। बजट सेशन चल रहा है, वी ऑल नो, एंड दिस इज द लॉन्गेस्ट सेशन अमंग ऑल 3 सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। तो इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट डिसीजन भी हुए पार्लियामेंट में जिसको आप देख सकते हैं इन्फोग्राफिक्स में। डेफिनेटली डू नॉट नीड टू मार्क अप दिस डेटा। हाँ, एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये कि जीएसटी फॉर कोविड-19 मेडिसिन हैज़ बीन पेग्ड एट 5%. So COVID-19 medicines and instruments are being sold at a GST rate of 5%, while other medicines are sold at GST rate between 5 to 12% ever since the pandemic has started, as per the Union Minister of State। तो जीएसटी को लेकर के कुछ क्वेश्चन क्वेरी थी जिस पर ये क्लैरिफिकेशन देगा कि जीएसटी की जितनी कोविड-19 की जितनी भी मेडिसिन हैं उसमें 5% का जीएसटी लग रहा है। इसके अलावा पेटीएम पेमेंट बैंक को लेकर के भी कुछ न्यूज़ डिस्कस हुई, कुछ डिसीजंस हुए। रिटेल इन्वेस्टर्स एंड डिफेंस इक्विपमेंट इंपोर्ट को लेकर भी गवर्नमेंट ने कुछ डेटा प्रेजेंट किया पार्लियामेंट ने। यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट। अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज़ क्लिप्स। एचडीएफसी ट्विन मर्ज इन $40 बिलियन डील। सो फाइनली लॉन्ग अवेटेड मर्जर हैज़ बीन टेकन प्लेस, जो कि कई सालों से पेंडिंग था। तो 40 बिलियन की डील साइन हुई है in order to create the banking behemoth, the country's largest housing finance company and the biggest private sector bank, accounted for dominating the both market, announced that their boards have approved an all stock amalgamation of HDFC Limited into HDFC Bank। तो जो HDFC हाउसिंग फाइनेंस और HDFC बैंक जो कि बैंकिंग में, प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग में, दोनों ही कंपनीज जो है मार्केट डोमिनेट करती हैं। दोनों ही कंपनीज का मर्जर क्लियर हो गया जो कि बहुत टाइम से पेंडिंग था, सब्जेक्टेड टू रेगुलेटरी अप्रूवल। अभी फ़िलहाल के लिए रेगुलेटरी अप्रूवल के लिए अभी गया हुआ, लेकिन दोनों ही कंपनीज के जो बोर्ड्स हैं, टॉप मैनेजमेंट हैं, दे हैव एक्चुअली अप्रूव्ड एंड all stock amalgamation of these two entities. At present, HDFC is the present company of the bank। तो एक्चुअली जो बड़ा amalgamation है ये 2 steps में होगा। पहला, HDFC Investment Limited and HDFC Holdings, which are wholly owned subsidiary of HDFC, will be merged with the HDFC, and then HDFC will merge with HDFC Bank। तो पहले HDFC इन्वेस्टमेंट और HDFC होल्डिंग HDFC लिमिटेड में मर्ज होंगी, देन HDFC लिमिटेड HDFC बैंक में मर्ज हो जाएगा। तो 2 फेज में ये अमलगमेशन या कंसोलिडेशन होना है। करंटली HDFC and its two subsidiaries
hold 21% of share capital of HDFC Bank, and HDFC shares will be extinguished after this merger. So entire process, including getting approval from the shareholders of HDFC and HDFC Bank, getting approval from the RBI, stock exchanges, SEBI, will take place within 15 to 18 months. तो 18 महीनों में ये जो अमेलगमेशन है, ये जो मर्जर है, ये कंप्लीट होगा, क्योंकि बहुत सारे अप्रूवल की ज़रूरत है। अभी तो बोर्ड्स रेडी हुए हैं, अभी इसके बाद सेबी, आरबीआई और बहुत सारे जो अदर रेगुलेटर्स हैं, उन सब से इस पर्टिकुलर मर्जर के लिए अप्रूवल लेना है। एंड आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर मेगा मर्जर डील, देयर इज अ इम्पैक्ट ऑन डी स्ट्रीट. Frontline indices jump more than 2% on Monday after the announcement of this merger. The Sensex and Nifty 50 reclaimed 60,000 and 1,800 level for the first time since January 18. जनवरी 18 के बाद जो डाउनफॉल देखने को मिला था, उसके बाद दोनों ही इंडाइसेस ने 60,000 का और 18,000 का मार्क क्रॉस कर लिया, फॉलोड बाय दिस न्यूज़। तो दोनों ही इंडेक्सेस में अप्रॉक्सीमेटली 2% का इंक्रीज देखने को मिला। हालांकि जो एडवाइजर्स हैं, उनका ये कहना है कि इन्वेस्टर्स शुड टैम देयर इंथुजियाज्म, बहुत ज़्यादा इंथुजियास्टिक नहीं होना चाहिए बिकॉज ऑफ दिस न्यूज़, क्योंकि भी बहुत सारे रेगुलेटरी अप्रूवल बाकी हैं। वाइल द HDFC twin accounted for the bulk of the gains, the overall market mood was buoyant. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। CCI to probe Zomato, Swiggy for alleged unfair business practice. So Competition Commission of India, in short we call it CCI. हम सभी को पता है कि CCI is the regulatory authority that regulate the competition within the market. तो अभी जो HDFC और HDFC बैंक का मर्जर हुआ, उसमें भी CCI अगर चाहे तो डिसीजन ले सकती है whether this particular merger is or should not or may not hamper the competitiveness or competition in banking industry. तो यहाँ पर जब अगर हम बात करें तो CCI is going to investigate the Zomato and Swiggy for what? For alleged unfair business practices with respect to their dealing with restaurant partners. ये केस थोड़ा सा पुराना है. If you are regularly following, you must be knowing जब restaurant partners ने कंप्लेन करी थी CCI में, तब भी हमने इस न्यूज़ को कवर किया था, जहाँ पर रेस्टोरेंट पार्टनर्स ने कमीशन शेयरिंग को लेकर के बहुत ज़्यादा कंप्लेन करी थी स्विगी एंड जोमेटो की. उन्होंने कहा था कि जो स्विगी एंड जोमेटो हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्काउंट देते हैं अपने कस्टमर्स को, और ऐसे रेस्टोरेंट जो एग्री नहीं करते हैं इतना हैवी डिस्काउंट देने के लिए, उनके साथ एक डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट होता है. कुछ ऐसे रेस्टोरेंट, कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जिनको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट्स मिलते हैं जोमेटो और स्विगी के प्लेटफॉर्म पे. इस तरह की कंप्लेन करी थी नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया NRAI ने, और इसके अलावा बहुत सारी कमीशन को लेकर के दोनों के बीच में और बहुत सारी अदर भी इश्यूज थे. प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट्स टू द रेस्टोरेंट इन विच दीज प्लेटफॉर्म्स हैव एन इक्विटी एंड रेवेन्यू इंटरेस्ट कैन क्रिएट a barrier for the existing restaurant partners as well. तो ये भी कंप्लेन थी कि ऐसे रेस्टोरेंट, ऐसे फूड चेन्स, ऐसे ब्रांड जहाँ पर स्विगी जोमेटो का इंटरेस्ट है, उनको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलता है ऑन देयर प्लेटफॉर्म्स. तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटी कंप्लेंट्स थी जिसको लेकर के नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया CCI के पास गया था. एंड द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ऑन मंडे हैज़ ऑर्डर्ड अ डिटेल प्रॉब अगेंस्ट दीज फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स, क्योंकि CCI का कहना है कि प्राइमा फेसी इट लुक्स दैट देयर इज अ unfair or malpractices by these फूड एग्रीगेटर कंपनीज. तो इनके अगेंस्ट फिलहाल के लिए इन्वेस्टिगेशन लॉन्च हो चुका है. लेट्स सी कब तक इसका डिसीजन आता है एंड व्हाट द CCI विल डू. सो दैट इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स. इफ यू वांट lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.